जय श्री राम दोस्तों, आज की कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। विदेश से लौटी बेटी ने जब अपने पिता को कुत्ते की थाली में खाना खाते हुए देखा तो अपने भाई भाभी के होश ठिकाने लगा दिए। आज गर्मी का तापमान रोज़ से भी बहुत अधिक ज़्यादा था। एकदम झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान होकर आनंद जी बदहवास से कमरे के दरवाजे पर बैठे हुए थे। बिजली गई हुई थी। वैसे उनके कमरे में जो पंखा लगा हुआ था वह भी काफ़ी दिनों से ख़राब था। गर्मी की वजह से उनका हाल बुरा हो रहा था। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ महीनों से उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ा हुआ था। अचानक से वे दरवाजे से उठे और बाहर आंगन में लगे हैंडपंप के पास आकर बैठ गए और अपने कपड़े निकालकर वहीं पर अपने ऊपर पानी डालने लगे। हाँ दादू, सेम सेम सेम। दादू, आप बाहर ही नहा रहे हो? पागल दादू, बाथरूम में क्यों नहीं नहाते? 7 साल का चिंकू और 5 साल की रानी ने अपने दादू को बाहर आंगन में बिना कपड़ों के नहाते हुए देखा तो हंस हंसकर दादू का मजाक बनाने लगे। बच्चों की आवाज़ सुनकर बहू मेघा बाहर आ गई और अपने ससुर आनंद जी को देखकर बोली, हे भगवान, इस बूढ़े को तो शर्म नाम की चीज़ नहीं। जहाँ तक मन करता है वहीं बैठकर नहा लेता है। इतनी भी समझ नहीं कि बहू और बच्चे घर में हैं। कम से कम कच्छा तो पहन लेता। हे भगवान, ये बुढ़ा तो पागल हो गया है, हमको भी पागल करके छोड़ेगा। चलो बच्चों, तुम अंदर कमरे में चलो। बुढ़े का कोई भरोसा नहीं, कब किसको नुकसान पहुंचा दे। मेघा दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर बच्चों को अंदर ले गई। आनंद जी बिना कुछ बोले कपड़े उठाकर अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सुबह आनंद जी के पड़ोसी शांति जी सोकर उठी और बाहर आंगन में आईं तो आनंद जी को देखकर चौंक गईं। आनंद जी आंगन में कुत्ते की थाली से खाना उठाकर खा रहे थे। अरे अरे आनंद भाई साहब, ये क्या कर रहे हो आप? ये कुत्ते का खाना है, आप इसे मत खाओ। चलिए उठिए यहाँ से और मेरे साथ अंदर चलिए, मैं तुम्हें चाय नाश्ता बनाकर देती हूँ। शांति जी आनंद जी का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले गई और उनके लिए गर्मा गर्म चाय और पोहा बनाकर दिए। बड़े ही प्यार से उनको खिलाए और खुद भी खाए। आनंद जी खाने को देखकर ऐसे टूट पड़े जैसे कई महीनों से भूखे हों। शांति जी उन्हें ऐसे खाते मन ही मन में बोली, हे भगवान, मेरी तुमसे यही विनती है, ऐसे बहू बेटे किसी दुश्मन को भी मत देना। शांति जी के पति चंपक जी आनंद जी को नाश्ता कराने के बाद उनके घर पर छोड़ कर आए और उनकी बहू मेघा को उनका ख्याल रखने के लिए बोलकर आ गए। चंपक जी के जाने के बाद मेघा ने अपने ससुर को धक्का देकर बोली, ए पागल बुड्ढे, क्यों हमारा जीना हराम कर रखा है? पता नहीं कैसे नज़र चुराकर भाग जाता है, पड़ोसियों के सामने भी हमारी बेइज्जती करवाता है, पागल बुढ़ा कहीं का। आनंद जी बेचारे कुछ नहीं बोले और वह अपनी सुध बुध में ही नहीं थे। चाहे उन्हें मारो पीटो, धक्का दो, गालियाँ दो, वह बेचारे कुछ नहीं बोलते क्योंकि उन्हें अपनी कोई सुध बुध ही नहीं है। जब वह स्वस्थ थे तब भी उनमें जालिम बहू का सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। मानसिक संतुलन बिगड़ जाने पर वह बहू को क्या कह सकते थे। मेघा ने अपने ससुर को कमरे में बंद कर दिया और खुद बड़बड़ाकर अपने कमरे में सोने चली गई। शाम को ऑफिस से जब अशोक घर आया तो आते ही पति पर बरस पड़ी। क्या जी, क्या समझ रखा है मुझे आपने? मैं कोई घर की नौकरानी हूँ या फिर मशीन हूँ जो घर का सारा काम करूँ और आपके बच्चों को भी संभालूँ, उनके स्कूल भेजूँ, उनका होमवर्क कराऊँ और आपके पागल बाप को भी संभालूँ? आज मेघा गुस्से में एक ही सांस में बोलती जा रही थी। जब बुढ़ा भला चंगा था तब घर के कामों में मेरा हाथ बटा दिया करता था, पर जब से ये बुढ़ा पागल हुआ है सारे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर ही आन पड़ी है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, यह पागल बुढ़ा अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। इसके घर में रहने से काम कम नहीं होता बल्कि बिगड़ता ज़्यादा है। आप तो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हो और शाम को ही लौटते हो, लेकिन मुझे सारे दिन इस बुढ़े की चौकीदारी करनी पड़ती है। आप इसे किसी पागल खाने में क्यों नहीं भेज देते हो? मुझे भी चैन की सांस मिल जाएगी।
बल्कि कभी कभी तो मुझे डर लगता है कहीं ये मुझे मेरे बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इससे पहले अशोक कुछ कह पाता तभी पड़ोस से एक बच्चा भागता हुआ अंदर आया और बोला, अशोक अंकल, मेघा आंटी, जल्दी से बाहर चलिए, देखिए बूढ़े दादू बाहर क्या कर रहे हैं। बच्चे की बात सुनकर अशोक और मेघा दोनों बाहर की ओर भागे तो क्या देख रहे हैं, घर के बाहर जो सब्जी बेचने वाले भैया थे, आनंद जी ने उन सारे बेचारे की सब्जी सड़क पर फेंक दी और हंस हंस कर खूब तालियां बजा रहे थे और सब्जी वाला बेचारा सड़क पर से अपनी सब्जी बटोरने में लगा हुआ था। अशोक और मेघा आनंद जी को खींचकर घर के अंदर ले आते हैं। अशोक अपने पिता पर हाथ उठाते उठाते रुक जाता है और फिर दांत भींचते हुए मेघा से कहता है, मेघा, तुमने तो कहा था इस बूढ़े को घर के अंदर बंद कर दिया है, तो ये कमरे से बाहर कैसे निकला। मेघा बोली, हाँ जी, मैंने तो उसे कमरे में बंद कर दिया था, ना जाने कैसे बाहर आ गया। तुम सही कहती थी, बूढ़े की हरकतें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अब इस पागल का सच में कोई भरोसा नहीं कि कब क्या कर दे। तुम सही कहती हो, अब इस पागल को पागल खाने छोड़कर आना ही पड़ेगा, वरना ये हमें अपने संग में पागल कर देगा। आनंद जी एक कोने में सहमे से खड़े रहे। अशोक बोला, तुम फिक्र मत करो मेघा, बस मेरी छुट्टी होने का इंतज़ार करो। जैसे मुझे ऑफिस से छुट्टी मिलेगी मैं मेंटल असाइलेंट में जाकर डॉक्टर से बात करता हूँ और इनको वहीं पर भर्ती करवा देता हूँ। आनंद जी एक बहुत बड़े खानदान के बेटे थे। घर में उनके बिल्कुल राजकुमारों जैसे ठाट बाट थे। बचपन से ही उन्हें हर काम सीखने का बहुत ही शौक था। बेटे की कौशल और शौक को देखते हुए उनके माता पिता ने उन्हें सारे हुनर सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। विवाह के लायक होने तक आनंद जी एक अच्छी जॉब पर लग चुके थे। घर की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने घर में पेंटिंग, खाना बनाना का बड़ा ही शौक था। आनंद जी के माता पिता काफ़ी बीमार रहते थे, इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही आनंद जी का विवाह कमला जी के साथ कर दिया। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद आनंद जी की कमाई से घर चलना थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन कमला जी ने अपनी सूझबूझ और हुनर से अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए घर की सारी जिम्मेदारी संभाली। अपने दोनों बच्चों को, बड़ी बेटी पिंकी और छोटे बेटे अशोक को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए उन्होंने क्या क्या जतन नहीं किए। अपनी सूझबूझ और हुनर से कभी स्वादिष्ट अचार पापड़ बनाकर बेचे, कभी चादरों पर विभिन्न प्रकार की कढ़ाई कर कर बेची। आनंद जी भी पेंटिंग बना कर के मार्केट में बेचा करते थे। आनंद जी की पेंटिंग की चर्चा बहुत दूर दूर तक होने लगी। आनंद जी अच्छे पति होने के साथ साथ अच्छे पिता भी थे। दोनों पति पत्नी अपनी सूझबूझ से अपने परिवार और अपने हुनर को प्यार से संभाल रहे थे। एक दिन अचानक पता चला कमला जी को ब्लड कैंसर है। आनंद जी ने उनका काफ़ी इलाज करवाया। काफ़ी इलाज करवाने के बाद भी उनकी प्यारी पत्नी बच्चों को और उनको अकेला छोड़कर चल बसी। पत्नी की मौत के बाद आनंद जी को ऐसा सदमा लगा, वे बीमार से रहने लगे। अशोक उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया और सारे चेकअप भी करवाए, परंतु सारे टेस्ट नॉर्मल थे। डॉक्टर ने कहा कि पिताजी को कोई बीमारी नहीं है, उनको कोई ऐसा सदमा लगा है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आप अपने पिताजी को खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखें और उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। थोड़ा हवा पानी चेंज होगा तो अपने आप ज़िंदगी की तरफ लौट आएंगे। कमला जी के गुजर जाने के बाद आनंद जी ने और भी ज़्यादा मेहनत की और बेटी पिंकी की शादी तो कमला जी के जीते जी ही कर दी थी, परंतु अशोक तब तक पढ़ रहा था। चिंकी शादी के 5 साल बाद अमेरिका में सेटल हो गई। वहाँ पर उसकी बहन और उसके पति सोहन जी दोनों की जॉब किया करते थे, इसलिए पिंकी को पिता से बात करने का समय ही नहीं मिल पाता था। फिर आनंद जी को सुनाई भी कम देता था, इसलिए पिंकी अपने भाई से ही फ़ोन पर पिता की तबीयत के बारे में पूछ लेती थी। अशोक की जिम्मेदारी अभी आनंद जी के कंधों पर बाकी थी, इसीलिए खुद को किसी तरह संभाला और वापस ज़िंदगी की तरफ लौट आए। अशोक अब पढ़ लिख कर नौकरी पर लग चुका था।
इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना अशोक का विवाह कर दिया जाए। बहू के आने से घर में रौनक तो होगी, साथ ही साथ वह घर के कामों से भी फ्री हो जाएंगे। मुझे भी घर के कामों से छुट्टी मिल जाएगी। आनंद जी कमला जी के जाने के बाद घर को भी संभालते थे, लेकिन आनंद जी को कहाँ पता था मेघा के रूप में वे घर में बहू नहीं नागिन लेकर आ रहे थे, जो उनको कस कर डकार भी नहीं लेने देगी। अभी तो पत्नी की मौत के जख्म भी भरे नहीं थे। अभी आनंद जी का सदमा उनके दिल और दिमाग से निकला भी नहीं था। ऊपर से बहू के व्यवहार ने उनको फिर से उसी राह पर ढकेल दिया। घर की जिम्मेदारी आनंद जी ने कमला जी के जाने के बाद से संभाली हुई थी, परंतु मेघा बात बात पर उनको मेंटल टॉर्चर किया करती थी। ये सारी बातें आनंद जी के बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। एक दिन आनंद जी अपने कमरे में बैठे हुए थे, तभी बहू चिल्लाकर बोली, ए बुड्ढे, अरे कहाँ मर गया? जरा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आना। आनंद जी ने कहा, अभी आया बेटा। आनंद जी बहू के लिए जल्दी से एक गिलास पानी लेकर गए तो बहू पानी पीने की बजाय फेंक देती है और कहा, ए बुड्ढे, इस गिलास में पानी नहीं, नए गिलास में लेकर आ। आनंद जी दोबारा नए गिलास में पानी लेकर आए तो मेघा ने फिर से पानी फेंक दिया और बोली, ए बुड्ढे, नॉर्मल पानी नहीं, मुझे ठंडा पानी चाहिए, जा दोबारा लेकर आ। आनंद जी बहू के कहे मुताबिक फिर से पानी लेकर आए तो इस बार बहू ने पानी का गिलास आनंद जी के मुंह पे ही फेंक दिया और फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ओ बुड्ढे, पूरा गिलास नहीं बोला था, सिर्फ आधा गिलास बोला था। आनंद जी ने बहू को आधा गिलास पानी ला कर दिया, तब जाकर बहू ने पानी पिया। मेघा इस तरह का बर्ताव आनंद जी के साथ हर रोज किया करती थी। एक बार आनंद जी सोकर उठे तो उनको कुछ अजीब सा लगा। उनके कमरे में बहू मेघा ने उनके सारे कपड़े कैंची से काट कर डाल दिए। तभी आनंद जी ये नज़ारा देखकर बहुत रोए। कभी कभी तो मेघा जानबूझकर आनंद जी की चाय में चीनी की जगह नमक डाल देती, तो कभी उनको बाथरूम में लॉक कर देती। अब आनंद जी भी बाथरूम में काफ़ी देर चिल्लाते रहते, थक जाते। काफ़ी देर बाद जाकर बाथरूम का लॉक खोलती। वह बाथरूम से बेहोशी की हालत में निकलते थे। अशोक तो पूरी तरह से मेघा के हाथों की कठपुतली बन चुका था। वह उन सारी यातनाओं और पीड़ाओं को भूल चुका था जो उसके पिता ने सिर्फ उसके खातिर सहे थे। उधर मेघा की हरकतों की वजह से आनंद जी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने तो कमला जी की मौत के वक्त ही कहा था, आनंद जी को हर तरह की टेंशन से दूर रखना। लेकिन टेंशन तो बहुत छोटी सी चीज़ है, यहाँ मेघा के रूप में टेंशन बहुत बड़ा पहाड़ बनकर टूट पड़ी थी। उधर पिंकी अपने पिता से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। पूरे 5 साल के बाद वह अपने पिता को देखने वाली थी। उसने इंडिया आने के लिए काफ़ी दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दी। अपने पिता के लिए अनेक प्रकार के उपहार खरीदे। तब जब भी वक्त मिलता उनकी पैकिंग में लग जाती। अरे रे, मैं तो भूल जाती, मेरा दिमाग भी ना जाने कैसा हो गया है। पिंकी हड़बड़ाहट में पैकिंग करते हुए बोली, हाँ पिंकी, तुम्हारा दिमाग अब पहले वाला नहीं रहा जो एक बार में सब याद रह जाता। देखो, तुमने यह भी नहीं रखा जो मैं लाया था। उसके पति सोहन ने ड्राई फ्रूट के पैकेट पकड़ाते हुए कहा, हाँ मम्मी, यह भी नहीं रखा आपने। पिंकी की बेटे बिक्की ने अपने नानू की रिंग देते हुए कहा, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा सुनो, हमारी सब पैकिंग हो गई है, आप फिर भी एक बार घर में नज़र डाल लेना, कुछ रह ना जाए। ठीक है पिंकी, मैं देख लूँगा, तुम टेंशन मत लो। इस तरह उनकी इंडिया आने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। फिर अगले ही दिन सभी फ्लाइट पकड़कर इंडिया पहुंच गए। पिंकी पूरे 5 साल के बाद अपनी आँखों से अपना वतन देख रही थी। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। सफ़र के दौरान एयरपोर्ट से घर आने तक पिंकी को सफ़र के दौरान एक औरत मिल गई
जिसे पिंकी ने सारी बातें बताईं कि वह 5 साल बाद इंडिया अपने देश अपने घर वापस जा रही है और अपने पिता की सारी बातें सारे हुनर बता डाले। आंटी जी, मेरे पिता ऑलराउंडर हैं, ऑफिस के साथ साथ घर भी संभाल लेते हैं और पेंटिंग करना तो बहुत ही अच्छे से आता है। मुझे गर्व है अपने पिता पर। ऐसा कोई काम नहीं जो मेरे पिताजी नहीं कर पाएँ। पिंकी ने इतराते हुए कहा, हाँ बेटी, होंगे। तुम्हारे पिताजी बहुत हुनर वाले होंगे। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए हैं ये तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है। चल, अब आंटी जी को अलविदा कहने का वक्त आ गया। आंटी जी, कभी घर पर आना पापा से मिलने के लिए। हाँ बेटा, कभी मौका मिला तो ज़रूर आऊँगी तुमसे और तुम्हारे पिताजी से मिलने के लिए। ठीक है आंटी जी, ओके, बाय बाय। घर आप थोड़ी ही दूर पर ही था। पिंकी की धड़कनें तेजी से तेज हो रही थी। जैसे ही वे सभी घर के बाहर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हो गए हैं। लोगों को अपने घर के बाहर इकट्ठा देखकर पिंकी घबरा गई। एक गाड़ी से उतरी और आगे बढ़ी तो लोगों ने कुछ कहासुनी चल रही थी। उसने जानने की कोशिश की तो कुछ पता नहीं चल पाया। सब लोग आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। उसका दिल बैठा जा रहा था। घर के अंदर घुसी तो नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पीछे से सोहन और बिक्की आए तो उनकी भी होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि पिताजी को जंजीरों से बांधा हुआ है। बड़े नाखून, सूखे होठ, काली त्वचा, फटे हुए कपड़े, नंगे पैर, हाल बेहाल उसका पिता सिर झुकाए जंजीरों से बंधा बैठा है। पिंकी की आंखों के आगे अपने पिता की तस्वीर उतरने लगी। यह उसके वही पिता जिसने विदेश भेजते हुए कई बातें याद रखने को बोली थी। वही साफ सुथरे पिता जिसे जरा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं थी। वही दिमाग से तेज पिता जो हर काम करने में निपुण था। ये सारी बातें सोचते हुए पिंकी अपने पिता की तरफ बढ़ी और नीचे ही फर्श पर पिता के पास बैठ गई और सबसे पहले अपने पिता को जंजीरों की जकड़ से आज़ाद किया। फिर पिता का हाथ पकड़कर तो बूढ़ा पिता डर गया। पापा, मैं हूँ पिंकी, आपकी पिंकी, आपकी बेटी, आपकी प्यारी सी पिंकी। पिता ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश करने लगा, क्योंकि माँ बाप ही ऐसे प्राणी हैं जो पागल भी हो जाएं तो भी अपनी औलाद को नहीं भूल पाते। उन्होंने बहुत गौर से पिंकी को देखा और बोले, पिंकी, मेरी पिंकी, मेरी पिंकी है क्या? हाँ, मैं आपकी पिंकी। इतना सुन पिता बिलक बिलक कर रोने लगा। पिंकी ने अपने पिता को अपने गले से कस कर लगा लिया। एक तरफ खड़ी मेघा ये सारा नज़ारा देख रही थी। सोहन और विक्की पिता के पास ही बैठ गए। किस्मत भी क्या खेल खिलाती है। 5 साल बाद बाप बेटी का मिलन हुआ भी तो कैसे। फिर पिंकी ने अपनी भाभी मेघा से पूछा, भाभी, यह सब क्या है और ये सब कैसे हुआ? पापा तो भले चंगे थे, पापा की ऐसी हालत कैसे हो गई? पिंकी ने एक साथ मेघा से सारे सवाल किए। पिंकी के सवालों से मेघा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। पिंकी अपने पिता की तरह दिमागदार लड़की थी। उसने भाभी के चेहरे को देखा और अंदाज़ा लगा लिया और खड़े होकर भाभी के पास आई। फिर उससे वही सवाल दोहराए तो मेघा एकदम सकपका गई और बोली, बाबूजी पागल हो गए हैं, इसीलिए बांधा है, सबको परेशान करते रहते हैं। इतना सुनते ही पिंकी ने जोरदार चांटा मेघा के गाल पर जड़ दिया। मेघा चिल्ला उठी, मुझे क्यों मार रही हो? तुम्हारे पिता ने मेरा जीना हराम कर रखा है। पागल खाने जाएंगे तुम्हारे पिता। पिंकी ने अपने पैर से चप्पल निकालकर मेघा को बजा डाली। मेघा चिल्लाते हुए अपने कमरे में जा घुसी
और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। तभी वहाँ पिंकी का भाई अशोक आ गया। पिंकी को देखकर वे घबरा गया। पिंकी ने भी अशोक से वही सवाल किए और उसे वहाँ से भी वही जवाब देने लगा। पिंकी ने खींचकर मनोज को एक जोरदार चांटा जड़ दिया। गाल पर हाथ रखकर एक तरफ जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, हम क्या करें? जब पिता पागल हो गया हो और परेशान करता हो तो पागल खाने तो भेजना ही पड़ेगा। मेरी बात हो गई है, कल पागल खाने वाले आएंगे। पिंकी ने कहा, बाबूजी नहीं, तुम लोग जाओगे पागल खाने। तुम्हारे ऊपर मेंटल हरासमेंट का केस करूँगी, तुम्हें जेल भिजवा कर रहूँगी। तुम दोनों ने मेरे पिता की क्या हालत बना डाली। तुम दोनों पापी लोगों ने एक पिता से पिता नहीं संभाले गए। अब देखना तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। इतना बोल पिंकी अपने पिता को उठाकर कमरे में ले गई और सोहन ने खाना ऑर्डर कर दिया। पिंकी अपने पिता को अच्छे से नहला धुलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर तैयार कर दिया। तब तक खाना भी आ चुका था। उसने अपने हाथों से अपने पिता को खाना खिलाया, उनका मुंह साफ किया। तभी उनकी पड़ोसन वहां आ गई। पति और बच्चों के संग पिंकी को देखकर बहुत खुश हो गई और जब वह आनंद जी की तरफ नज़र पड़ी तो देखती रह गई और बोली, कितने सुंदर लग रहे हैं, जैसे पहले कभी दिखते थे। आज बेटी के आने से आनंद जी लग रहे हैं। नहीं तो इन्हें देखकर मुझे बहुत रोना आता था। लेकिन आंटी जी, बाबूजी के साथ हो क्या गया? उन्होंने बाबूजी के साथ ऐसा क्या किया जो बाबूजी को पागल कर दिया? पिंकी ने बहुत गहराई से पूछा। बेटा, क्या बताऊं? जब से मेघा इस घर में आई है, इस घर को नरक बना डाला। आनंद जी इस घर को स्वर्ग बना रखा था। इस डायन ने आने के बाद घर को बर्बाद कर दिया। आनंद जी को पागल करके उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। इनसे ही सारे काम करवाती और पति के आगे ऐसे दिखाती थी कि वह सब कुछ खुद ही करती है। और तो और आते जाते इन्हें छेड़ती ही रहती थी। कभी इनके कपड़े काट देती तो कभी इनको बाथरूम में बंद कर देती। अभी उन्हें खाना भी नहीं देती थी। कभी दरवाज़ा बार बार खोल बंद करके चूं चूं की आवाज़ करती। ऐसी हरकतें करती जिससे इनके दिमाग पर असर पड़ गया। यह बात सुनकर पिंकी के अंदर और भी गुस्सा भर गया। उसने दोनों पर मेंटल असाइनमेंट का केस कर दिया। दोनों भाई भाभी ने माफ़ी मांगी, लेकिन पिंकी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और उन्हें अपने किए का परिणाम भुगतना पड़ा। पिंकी अपने बाबूजी को अपने साथ विदेश ले गई और वहाँ अच्छे से उनका इलाज करवाया, जिससे दिन प्रतिदिन उनकी सेहत में सुधार आने लगा और वह अपने पुराने जीवन की ओर लौटने लगे। एक दिन बिल्कुल सही हो गए और पिंकी अपने बाबूजी की सेवा में कोई कमी नहीं करती। सोहन और विक्की भी उनकी सेवा में आगे पीछे रहते और उनके प्यार, देखभाल, मान सम्मान से आनंद जी जल्दी ठीक हो गए और बेटी, दामाद और नाती एक साथ खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, क्या जो एक बेटी ने किया वह सही था या गलत? कृपया अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। पास में लगी घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे जब भी हम कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम दोस्तों, फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद। हमारी इस छोटी सी फैमिली को आपका आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। जय श्री राम।